अब हम पढ़ेंगे आपके सेकेंड यूनिट के 2.2 का वेव इक्वेशन का सेकेंड लेक्चर। ओके, तो अभी तक हमने पढ़ा था वेव इक्वेशन क्या होता है और हमने उसका फिगर देखा था। अब हम उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो हमें वेव इक्वेशन क्या मिला था, del 2u del t2 इक्वल टू सी स्क्वायर del 2u del x2। ओके, जहाँ पे सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, राइट। और हमें उसकी दो वैल्यूज़ मिली थी, एक बाउंड्री की वैल्यू और एक स्ट्रिंग को ठीक मूव करने के पहले की कंडीशन। तो बाउंड्री वैल्यूज़ क्या थी, बाउंड्री वैल्यूज़ हमने ये देखी थी कि जब हमारी वेव मूव करती है, आई मीन हमारी स्ट्रिंग जो है वेव में मूव करती है, तो पूरी स्ट्रिंग तो मूव करती है, बट जहाँ दीवार के किनारों पर हमने इसको फिक्स किया होता है, ये दोनों सिरे जो हैं वो मूव नहीं करते हैं, ठीक है। तो दोनों सिरों के जो मूविंग की वैल्यू होती है डिस्प्लेसमेंट की, यू क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट दिखाता है किसको, जो हमारी ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है, हमारी जो स्ट्रिंग है वो ऐसे है ना, और हमारी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो ऐसे हो जाएगी। तो ये जो डिस्प्लेस यहाँ से लेकर के ये जो इतना ऊपर उठ रहा है, इस डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं यू से, ठीक है। तो यू की वैल्यू दोनों किनारों पर इधर भी और इधर भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो x बराबर ज़ीरो था तब भी u ज़ीरो रहेगा, और x बराबर l था तब भी u क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। जहाँ पे x बराबर ज़ीरो ये है, ये हमारा मान लो एक्सिस है, ठीक है। तो x यहाँ पे ज़ीरो रहेगा, तो x बराबर ज़ीरो ये है, और मान लो कि ये l डिस्टेंस पहुँच के यहाँ पे आपकी वेव पहुँचती है, मतलब आपने स्प्रिंग लगाई है, तो यहाँ पर भी u की वैल्यू ज़ीरो रहेगी और यहाँ पर भी u की वैल्यू ज़ीरो रहेगी, और टाइम आपका काउंट हो रहा है क्योंकि वेव जब मूव करेगी तो टाइम काउंट होता है, ठीक है। और दूसरी वैल्यू आपको क्या मिली थी, दूसरी वैल्यू हमको मिली थी यू एक्स ज़ीरो इक्वल टू एफ एक्स। मतलब ये कि अगर इन केस आपकी वेव मूव कर रही है, ठीक है, तो मूव कराने के ठीक पहले जब आपने वेव को खींचा, तो आप स्प्रिंग को दो तीन तरीक़ों से खींच सकते हैं। मान लो कि आपने स्प्रिंग को ऐसे खींचा, ठीक है, या मान लो कि आपने स्प्रिंग को दो उंगलियों से ऐसे ऐसे खींचा, या मान लो कि आपने उस स्प्रिंग को दो की बजाय तीन उंगलियों से ऐसे ऐसे खींचा। तो आप स्प्रिंग को कौन से तरीके से खींच रहे हैं, ये एफ एक्स वही है, ये फंक्शन शो करता है कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब हम जब स्प्रिंग को उठा रहे हैं तो किस तरीके से उठा रहे हैं, हमारे पास उठाने के कई तरीके हैं ना, तो इसलिए हम क्या शो करते हैं, एफ एक्स शो करते हैं। और दूसरी वैल्यू हमको क्या मिली थी, हमको मिली थी del u del t अपॉन del u del t एक्स ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। मतलब आपकी जो वेव है, ठीक है, जब आप डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो मूव कराने के ठीक पहले ये जो पोजीशन होती है तो एफ एक्स होती है, ठीक। मूव कराने के ठीक पहले क्या है, ये कांस्टेंट है ना, क्योंकि अभी इसमें स्प्रिंग ने मूव करना चालू नहीं किया है। तो जब ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। हमको वहाँ से एक बाउंड्री वैल्यू और एक इनिशियल वैल्यू मिली थी, तो ये आपकी बाउंड्री वैल्यू है, और यू एक्स ज़ीरो इक्वल टू एफ एक्स, और यू del t एक्स ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो ये इनिशियल वैल्यू थी, ठीक है। ये वेव की बाउंड्री कंडीशन है जब आपने स्प्रिंग लगाई थी, ठीक। और ये क्या है, ये आपकी वेव की वो कंडीशन है जो मूव करने के ठीक पहले, मतलब ये समझ लो कि आप ऐसे पकड़ के इसको स्प्रिंग को और खड़े हो अपनी उंगली से, ठीक है, या आपने स्प्रिंग को ऐसे किसी चीज़ से बांध दिया है, अभी ये मूव नहीं कर रही, स्थिर है। तो जब ये मूव नहीं कर रही है तो ये उसके ठीक पहले की कंडीशन, इसीलिए इसको बाउंड्री कंडीशन कहते हैं और इसको इनिशियल कंडीशन कहते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका सोल्यूशन हमने पढ़ा है इसके पहले, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा पीडीई है जिसके पास वो है क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो हमारा यू क्या है, यू हमारा यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं एक्स और टी। तो हमारा जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो उन वेरिएबल्स के फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाएगा, है ना। हमने बोला कि जो वेरिएबल्स हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ये कहता है कि अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है तो क्या करेंगे, ये दोनों वेरिएबल को आप अलग अलग उनका फंक्शन बना लीजिए और उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में आपका कंप्लीट सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है, यानी कि u इक्वल टू एक्स टी हो जाएगा। अब ये क्या है, del u del t और del 2u del x2। तो ज़रा यहाँ से del 2u del x2 की और del 2u del t2 की वैल्यू निकाल लो। तो del 2u del t2 क्या हो जाएगा, इसके लिए x तो कांस्टेंट रहेगा, ये हो जाएगा डबल t डैश, ठीक है, और del 2u del x2 हो जाएगा, t कांस्टेंट रहेगा तो ये हो जाएगा x डबल डैश, ठीक। अब ये दोनों वैल्यूज़ उठाओ और अपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो क्या हुआ, x डबल t डैश सी स्क्वायर एक्स डैश एक्स डबल डैश t। हमने जब यहाँ पे
ये वैल्यूज़ पुट करी तो हमको मिला ये। अब क्या करेंगे, xt से इसको डिवाइड कर दो। हमने कहा ना इसमें हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करते हैं, ठीक। तो xt से डिवाइड करने से हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, मतलब t के साथ t हो जाता है और x के साथ x हो जाता है। देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट नहीं थे, x और t साथ में थे, बट हमने जब xt से डिवाइड कर दिया तब क्या हुआ, तब आपका t एक साथ हो गया और x एक साथ हो गया। आप चाहो तो डिवाइड ना करके इसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, बात एक ही हुई, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो हमारे पास दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं x और t, लेकिन दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो मतलब ये किसी न किसी एक ऐसे कांस्टेंट के बराबर होंगे जिसके बराबर ये दोनों होंगे। ऐसे हमने आपको बताया था ना कि जैसे मान लो अगर a बराबर b है और b बराबर c है, तो इसका मतलब a और c तभी बराबर होंगे जब ये दोनों b के बराबर हों, है ना। तो अगर ये भी k के बराबर है और ये भी k के बराबर है तो मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब क्या करेंगे, दोनों को एक एक ग्रुपिंग मेथड अब लगाएंगे, ग्रुपिंग मेथड, ठीक। PDE को सॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं, तो आप कहीं पर भी कोई सा भी मेथड लगा दो, ठीक है। तो अब लगाएंगे ग्रुपिंग मेथड, मतलब एक बार इसको और इसको लेंगे और फिर इसको और इसको लेंगे, राइट। तो हमने जब इसको और इसको फर्स्ट और थर्ड को साथ में लिया तो ये क्या था, t डबल डैश अपॉन c स्क्वायर t इक्वल टू k। इनको ज़रा वो कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, तो ये हो जाएगा t डबल डैश k c स्क्वायर t इक्वल टू 0। फिलहाल इसको भी ऐसे रहने दो। अब चलो ज़रा नेक्स्ट वाला पेयर देखो, तो नेक्स्ट वाला पेयर क्या है, x डबल डैश इक्वल टू k, तो ये हो जाएगा x डबल डैश k x इक्वल टू 0। अब ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे k हमने एक कांस्टेंट माना है, ठीक। कांस्टेंट का मतलब 1 2 3 4 कुछ भी। तो किसी भी नंबर की क्या खासियत होती है, उसकी खासियत ये होती है कि या तो k बराबर, देखो आपकी नंबर सीरीज़ कैसे चलती है, -1 -2 -3, फिर आता है 0, है ना, ऐसे आते हैं ना, -2 -1 फिर 0 फिर 1 2, ऐसे लिखते हो ना। तो इसका मतलब ये है कि k की वैल्यू किन किन संभावनाओं पर डिपेंड करती है, या तो k आपका k बराबर 0 हो सकता है, या k बराबर आपका कोई पॉजिटिव टर्म हो सकता है, या k बराबर आपका कोई नेगेटिव टर्म हो सकता है। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू में यही तीन संभावनाएं हो सकती हैं, है ना। या तो आप 0 रखोगे, या -1 -2 -3 रखोगे, या k बराबर +1 +2 +3 रखोगे, ठीक है। तो वेव का इक्वेशन हमको किसी एक ही वैल्यू पे मिलेगा, सब पे नहीं मिलेगा। तो लेकिन हम बारी बारी से ये रख के चेक करेंगे कि हमको वेव का इक्वेशन किस पे मिलेगा, ठीक है। तो चलो बारी बारी से रखो। तो हमने क्या किया, हमारे पास दो इक्वेशन है, कौन कौन सा, एक हमारे पास ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4, और दूसरा हमारे पास ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 5। अब हम जो काम करेंगे इन्हीं दोनों इक्वेशंस को लेकर के करेंगे, ओके। तो हमने क्या किया, पहली बार लिया k बराबर 0। तो जब आपने k बराबर 0 लिया तो देखो क्या मिला था, इक्वेशन नंबर 4, t डबल डैश माइनस k c स्क्वायर t इक्वल टू 0। अब आप ज़रा यहाँ पे k बराबर 0 कर दो तो ये पूरा तो 0 हो गया ना, तो मतलब t डबल डैश बराबर बचा 0, ठीक। हमको यहाँ से चाहिए t की वैल्यू, मतलब अगर हम t को 2 बार इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमको t की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने जब t को एक बार इंटीग्रेट किया तो हमको क्या मिला, 0 था ना, तो इसका मतलब एक कोई कांस्टेंट लग जाएगा, तो हो गया c1। और दूसरी बार इंटीग्रेट किया तो c1t और प्लस एक नया कांस्टेंट t2, तो t इक्वल टू आपको वैल्यू मिल गई। अब यही काम आप k के साथ करो, k की x के साथ, तो k की वैल्यू 0 रखिए तो क्या मिला, x डबल डैश बराबर 0। इसको 2 बार इंटीग्रेट करोगे तो हमें क्या मिला, x इक्वल टू x3x प्लस c4। अब हमें इसका एक कंप्लीट सोल्यूशन बनाना है, तो हमने कंप्लीट सोल्यूशन क्या माना था, u इक्वल टू x इंटू टी। तो ज़रा u की जगह पे x और t दोनों की वैल्यूज़, आपको t की और x की वैल्यू मिल गई है, पुट कर दो। तो मतलब अगर आपका कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है तो पहला वेव इक्वेशन आपको किस तरह के मेथड में मिलेगा, एक लीनियर फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अगर मान लो कि ये पॉजिटिव टर्म होता तब क्या होता, तब हम k बराबर क्या लेते, कोई पॉजिटिव टर्म, तो हमने मान लिया k बराबर p स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्यों, क्योंकि p बराबर कुछ भी हो सकता है, -2 -1 भी तो हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप इसका स्क्वायर करोगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में चेंज हो जाएगी, है ना, +1 +4। तो हमने k बराबर क्या लिया, p स्क्वायर। अब k बराबर अगर p स्क्वायर लिया है तो ये क्या हो जाएगा, t डबल डैश p स्क्वायर c स्क्वायर t। अब हमें क्या निकालना है, इसका वो निकालना है CF,
ओके, हम यहाँ से इसका वो नहीं निकालेंगे, इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। हमने कहा ना पीडी सॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं, तो हम कहीं पे भी कोई सा भी जिससे हमारा इजली आंसर निकला है वो निकालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सी एफ निकालेंगे। हमारे लिए यहाँ से सी एफ निकालना आसान है, तो हम टी की जगह क्या रख देंगे, डी रख देंगे। हम रखते हैं ना डी रखते हैं और डी डैश रखते हैं, तो फिलहाल हम यहाँ पे डी ही रखेंगे, और कोई टर्म तो है नहीं। तो हमने क्या रखा, और हम डी की जगह क्या रखते हैं, फिर एम रखते हैं। तो डी स्क्वायर की जगह एम रखा, और पी स्क्वायर सी स्क्वायर, और टी की जगह 1 रखा। चलो फिर यहाँ से एम की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, टी बराबर आपको क्या मिल जाएगा, एम इक्वल टू मिलेगा प्लस माइनस पी सी। ओके, और ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में मिल जाएगा जब आप एफ टी की वैल्यू रखोगे। तो ये सी एफ का तरीका फॉर्मूला होता है। ये हमने आपको सी एफ वाले चैप्टर में पढ़ाया है कि एम की वैल्यू कैसी कैसी होती है, तो उसका सी एफ का कैसा कैसा निकलता है। ठीक है, तो ये वहाँ से देख लेना कि जब एम की वैल्यू प्लस माइनस पी सी मिलेगी, तो जो मतलब जब टर्म सेम हो और उसका साइन अलग अलग हो, तो उसका सी एफ कैसे बनता है। ठीक है, चलो अब यही काम आप के लिए करो। तो हमने क्या किया, एक्स डैश इक्वल माइनस पी स्क्वायर एक्स। ओके, तो यहाँ से ज़रा डी डैश के की जगह पे एक्स की जगह पे डी रख दो। तो ये आपने दोनों में से एक्स कॉमन ले लिया, तो एक एक्स आपका चला गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, डी डैश डी स्क्वायर की जगह पे, तो एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से एम की वैल्यू अब प्लस माइनस पी मिल गई। यहाँ से फिर हमने एक और ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल दिया। हमने सोल्यूशन क्या माना था, कंप्लीट सोल्यूशन, ये इक्वल टू टी एक्स। तो हमने क्या किया, एक्स की और टी की जो वैल्यू हमको मिली थी, यू इक्वल टू एक्स टी में रख करके फाइनली हमने एक पॉजिटिव के की पॉजिटिव वैल्यू के लिए एक वेव का इक्वेशन निकाल लिया। ठीक है, चलो तो हमने के की 2 वैल्यूज़ के लिए वेव का इक्वेशन निकाला। अगर के की वैल्यू 0 होती तो और पॉजिटिव टर्म होती तो